बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस ऑडियो लॉग में हम स्पेसिफिकली 3 से 4 चीज़ें के बारे में बात करने जा रहे हैं। कुछ लोग बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ कैसे लग रहा है, पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग सकता है नहीं लग सकता, क्या जनरल बाजवा ही मार्शल लॉ लगा देगा और उसके बाद क्या जनरल बाजवा ही बैठा रहेगा, किस तरह से जुडिशरी को कंट्रोल किया जाएगा, ये कौन प्लानिंग कर रहा है, क्या ये प्लानिंग एग्जीक्यूट हो सकेगी नहीं हो सकेगी, पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा, ये सारी की सारी चीजें हम इस ऑडियो लॉग में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज, जो मार्शल लॉ लगती है ना, तो उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ढूंढी जाती है कि कहां से इस मार्शल लॉ को लेजिटिमेसी दी जाएगी, कैसे इस मार्शल लॉ को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दी जाएगी, जो कि इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट में बहुत जरूरी होता है। अगर आपके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं हो तो आपके पास मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट्स में बहुत रिस्ट्रिक्टेड राइट्स हो जाते हैं, आप बहुत ज्यादा महदूद हो जाते हैं। सो इसी तरह से फौजी जनरल जब भी मार्शल लॉ की प्लानिंग वगैरह करते हैं तो उनको ये भी जहन में रखना पड़ता है कि इसको कैसे प्रोटेक्शन दिलवानी है। पाकिस्तान में जितनी भी मार्शल लॉ लगी हैं तो उनको प्रोटेक्शन दिलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया गया है, क्योंकि पार्लियामेंट ने किसी भी मार्शल लॉ को अप्रूव नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेने के लिए वो क्या करते थे कि जजेस को ब्लैकमेल करना शुरू कर देते। अब जजेस भी आपस में मुत्तहिद नहीं होते, ये तो आप सबको पता होगा, क्योंकि बहुत सारे जजेस अपने अपने ओपिनियन के होते हैं, कुछ करप्ट जजेस भी होते हैं, कुछ अच्छे जजेस भी होते हैं। सो हर जज का अपना अपना मिजाज होता है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर 18 के करीब जजेस हैं। यहाँ पर मैं बता दूं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, मतलब ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर फैसले दे सकती हैं। सो फिर ये किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में से किसी भी जज को पकड़कर बिठाकर उससे फैसले ले लिए जाते हैं। मुशर्रफ ने तो ये भी फैसला करवा लिया था एक जज से कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को भी बदल सकता है। हालांकि उस जज को सिंपल सा ये कह देना चाहिए था कि मुशर्रफ एक मार्शल लॉ डिक्टेटर है और इसकी कोई आईनी हैसियत नहीं है। और आपको ये भी बता दूं कि जब मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया था तो नवाज शरीफ ने एतजाज हसन को हायर करके केस भी किया हुआ था कि पाकिस्तान की ये मार्शल लॉ नल एंड वाइड डिक्लेयर कर देनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये सारा का सारा फैसला ही जनरल मुशर्रफ की फेवर में दे दिया और जनरल मुशर्रफ की फेवर में ये कहकर दे दिया कि अब वो इस मुल्क के प्रेसिडेंट है, सो हमें इन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए और उनके पास आइन को बदलने की ताकत भी है। लेकिन इतनी ज्यादा ताकत होने के बावजूद भी जनरल मुशर्रफ को इलेक्शन अपने टाइम के ऊपर करवाने पड़े थे। किसी भी मुल्क के लिए उसके इलेक्शंस बहुत वाइटल होते हैं। अगर वो इलेक्शंस मुल्क टाइम पर नहीं करवाता या उन्हें अननेसेसरी डिले करता है तो फिर बहुत ज्यादा रिपरकशंस होते हैं। फिर लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी नहीं है, मार्शल लॉ है, और फिर एक्सटर्नल एनिमीज उस मुल्क को ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर भी यही चक्कर हुआ था। इंडिया के अंदर इंदिरा गांधी ने इलेक्शन को 1.5 साल डिले करने की कोशिश की थी इमरजेंसी लगाकर, लेकिन उसकी सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। सो यहाँ पर भी मुशर्रफ ने यह करने की कोशिश की थी लेकिन उसे नहीं हो पाया और कोर्ट ने क्लियरली कह दिया कि आपने इलेक्शन करवाने। फिर पार्टियां बनाई गई, जोड़ा तोड़ा गया, एमक्यूएम को लॉन्च किया गया, ये वो वगैरह किया गया, मैनेज किया गया, इलेक्शन कमीशन को अपना बनाया गया और फिर एक मतलब कंट्रोल्ड इलेक्शन करवाई गई और जिसके थ्रू खुद को ही उसने प्रेसिडेंट डिक्लेयर करवा दिया। मतलब एक इलीगल गवर्नमेंट को लीगल गवर्नमेंट बनवा दिया। ये फौज की एसेंशियल प्लानिंग यही होती है मार्शल लॉ लगाने से पहले, कि हम सबसे पहले कानून को तोड़ेंगे, उसके बाद किसी भी जज को पकड़ के उसके थ्रू अपने आप को टेम्पररी लेजिटिमेसी दे देंगे, फिर 1-2 साल के लिए मुल्क के अंदर मार्शल लॉ नाफिज रखेंगे, फिर पार्टियों को तोड़ेंगे, जोड़ेंगे, लोगों को अरेस्ट करेंगे, किन को जूते मारेंगे, किन को रगड़ा लगाएंगे, पार्टियों को तहस नहस कर देंगे, फिर उन पार्टियों में से फैक्शन बनाएंगे, फिर छोटी छोटी पार्टियां मिलाकर इलेक्शन लड़वाएंगे और फिर एक असेंबली इलेक्ट करवाएंगे और फिर उस असेंबली से खुद को लीडर डिक्लेयर करवा देंगे या अपने आप को प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो भी बनवाना हो बनवा देंगे। सो ये होती है बेसिकली स्ट्रेटेजी हर आर्मी की कि 2 साल तक हमने कोई भी मतलब है ना राइट्स वगैरह नहीं करने, 2 साल तक हमने पावर का फुल इस्तेमाल करना है, उसके बाद इलेक्शन करवा के तोड़ फोड़ करके अपने आप को एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल कवर प्रोवाइड करना है। फिर जैसे ही नई पार्लियामेंट आएगी वो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दे देती है। ये आमतौर पर मार्शल लॉ में यही होता रहा है। अब इस वक्त जनरल बाजवा की क्या प्लानिंग है? जनरल बाजवा की भी कुछ इस तरह की प्लानिंग है। जनरल बाजवा की प्लानिंग ये है जो कि वो एग्जीक्यूट करना चाहता है। अब वो कर सकता है नहीं कर सकता ये देखना होगा। उसकी प्लानिंग ये है कि इस वक्त अगर मार्शल लॉ लगा दी जाए तो फौज के अंदर कौन कौन से जनरल होंगे जो मुझे चैलेंज कर सकते हैं। अगर वो कर सकते हैं तो उनका पहले सफाया करना पड़ेगा, स्टेप 1। स्टेप नंबर 2 ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन से जजेस हैं जो मेरी हिमायत कर सकते हैं और कौन से जजेस हैं जो मेरी मुखालिफत करते हैं, उनका भी सफाया करना पड़ेगा। ये हो गया स्टेप 2। स्टेप 3 ये है कि कौन सी ऐसी सियासी जमातें जो मेरी मुखालिफत में खड़ी हैं जिसमें पीटीआई सरे फेरिस्त है, ये हो गया स्टेप 3, इनको भी साफ करना पड़ेगा। उसके बाद आता है स्टेप 4, मीडिया को मैनेज करना पड़ेगा, मीडिया तो ऑलरेडी मैनेज है। उसके बाद आता है स्टेप 5। उस स्टेप में यह किया जाएगा कि बहुत सारी ऐसी सियासी जमातों को वार्निंग दे दी जाएगी कि अगर अगली इलेक्शन हो रही है तो उसमें आपने हमें ही सपोर्ट करना है और हमने आपको इलेक्शन जितवानी है। इलेक्शन जीतने के बाद जैसे ही पार्लियामेंट आएगी उसके थ्रू आपने हमारे जितने भी इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप्स हैं वो सारे के सारे वैलिड कर देने। ये हो गया स्टेप 6। इसी तरह से मतलब पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें बदलती जाती हैं, इसी तरह से मार्शल लॉ लगाई जाती है और इसे कहते हैं ताकत से हुकूमत बदलना। और उसके बाद जब पार्लियामेंट्री प्रोटेक्शन आ गई आर्मी को तो फिर किसी के बाप में भी दम नहीं है कि उन जजों को हाथ लगा सके। अब ये तो एक पूरी की पूरी प्लानिंग है। इस प्लानिंग में सबसे ज्यादा आगे आप
आपकी पीपल्स पार्टी है जो खुद को बहुत ज्यादा लिबरल और डेमोक्रेटिक और जमहूरी पार्टी कहती है, ये इन्होंने सारी की सारी प्लानिंग की हुई है अगर लॉन्ग मार्च कुछ ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अब सवाल ये होता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस बार इनका साथ देगी? अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं साथ देती तो इन्होंने एक और उल्टा रास्ता निकाला है, और वो भी बड़ा ठीक ठाक रास्ता निकाला है। अगर आप फौज को तलब करते हो आर्टिकल 245 के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन के, तो 245 जो आर्टिकल है वो ये कहता है कि फौज तो आपने बुला ली, लेकिन उसमें ये भी है फौज आने के बाद जो भी इकदाम करेगी शहरों के अंदर, तो वो सारे के सारे किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किए जाएंगे। मतलब कोई भी कोर्ट उनसे चैलेंज नहीं कर सकती। अब फौज आने के बाद पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लगा देती है, तब भी कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अब फौज आने के बाद प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट कर देती है, तब भी कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अब फौज आने के बाद लोगों के ऊपर गोलियां चला देती है, तब भी कोई नहीं पूछ सकता। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि ये किस तरह का कानून बनाया है पाकिस्तान में, और कानून बनाने वालों ने ये सोचा नहीं कि ये क्या बना रहे हैं। नहीं, हकीकत ये है कि कानून बनाने वालों ने ये सब कुछ सोचा था और उन्होंने दुरुस्त कानून बनाया है। लेकिन ये मार्शल कानून आम कानून नहीं होता। इस कानून को बनाने के लिए वजह ये है कि जब भी मुल्क हालत जंग में हो या मुल्क के सामने ऐसे चैलेंजेस हो जो कि उस मुल्क ने कभी भी फेस ना किए हो, तो फौज के ऊपर ही रिलाय किया जाता है कि उसने उस मुल्क की ज्योग्राफी को प्रोटेक्ट करना होता है। उसके लिए सिविल लिबर्टीज, राइट टू प्रोटेस्ट, बहुत सारे राइट्स को सप्रेस किया जाता है थोड़े वक्त के लिए, ताकि मुल्क की ज्योग्राफिकल टेरिटरीज को बचाया जाए। ये मोस्टली लॉ अप्लाई होता है जंगों के दौरान। लेकिन यहाँ पर यह है कि ये सारे का सारा लॉ है, इसको अब्यूज किया जाता है। पाकिस्तान में मोस्टली हर लॉ को अब्यूज करती है, आपकी आर्मी हर लॉ को अब्यूज करती रहती है। इसकी वजह से पाकिस्तान में कानून के ऊपर लोगों का भरोसा नहीं रहा। जुडिशरी भी आपके लॉ को अब्यूज करती है, आर्मी भी करती है, इसी वजह से ये सब कुछ होता है। अब ये जो मार्शल लॉ है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जब बर्तानिया के ऊपर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, तब लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था भूखमरी से, ये वो वगैरह। अब ये मार्शल लॉ के पीछे बहुत बड़ी डॉक्ट्रिन है। अब ये आपको मैं स्पेसिफिकली समझा देता हूँ थोड़ा सा हिस्ट्री से, कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी तो लोगों ने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था, लोगों के खाने पीने के राशन खत्म हो गए थे, तो तब वहाँ की अपोजिशन जमातों ने उस हालत से फायदा उठाना शुरू कर दिया था। अब मसला यह था कि मुल्क था हालत जंग में, सियासत का तो टाइम किसी के पास नहीं था। सो वहाँ की जमातों ने यह तय कर दिया कि अब आइंदा अगर जब भी मुल्क हालत जंग में होगा तो सियासी एक्टिविटीज को तर्क किया जाएगा, मार्शल गवर्नमेंट नाफिज की जाएगी, जिसके थ्रू हमारी सारी एनर्जीज जंग जीतने में लगी होंगी। पहले जर्मनी में इंट्रोड्यूस हुआ, फिर बर्तानिया में हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर में ये सारा का सारा कानून बर्तानिया में हुआ था। अब वहाँ पर क्या हुआ था कि वहाँ पर सारी पार्टीज ने मिलकर एक नेशनल गवर्नमेंट बना दी थी तब, और विंस्टन चर्चिल को जाकर इलेक्ट कर दिया था कि आपने हिटलर को लड़ना है। लेकिन यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा मैं डाइवर्जन लेकर चलता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स में। यूएसए में क्या हो रहा था? यूएसए एक इतनी वाइब्रेंट और स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने मिडिल ऑफ द बैटल इलेक्शन करवाए और वहां पर फ्रैंकलिन रोजवेल्ट ने वो इलेक्शन जीते। मतलब यूएसए ने जंग के दौरान भी अपने यहाँ पर इलेक्शन करवाए और उन्होंने अपने यहाँ पर मार्शल लॉ नहीं लगवाई। मतलब उन्होंने अपने सिविलियन सिस्टम को कभी भी ट्रिकल डाउन होने नहीं दिया। सो यूएस को इसीलिए तो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी कहा जाता है, क्योंकि वहां पर सिविल वैल्यूज और डेमोक्रेटिक वैल्यूज बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में ये होता है कि आपने एक मकसद के लिए बुलाया, फॉर एग्जाम्पल कल शहबाज शरीफ मार्शल लॉ लगा देता है या आर्टिकल 245 इन्वोक कर देता है और उसके बाद फौज आ जाती है। अब फौज को तो शहबाज शरीफ ने बुलाया है कि इमरान खान को रोको, ये करो और वो करो, लेकिन फौज जाकर उल्टा शहबाज शरीफ को उतार दे तो कैसा लगेगा? ये हो गया अब्यूज ऑफ लॉ। लॉ इस मकसद के लिए बना ही नहीं था जिस मकसद की तरफ ये फौजी उसको लेकर गए। अब इसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक्टिव होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट अगर एक्टिव नहीं होती तो क्या होता है? इसीलिए पूरे मुल्क के अंदर शोर है कि मार्शल लॉ लगने वाली है। वजह यह है कि आप पीपल्स पार्टी वालों को देखेंगे, उन्होंने बिल्कुल अपने ही बंदे जाकर हर जगह पर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर लगा दिए, क्योंकि मार्शल लॉ लगने के बाद आप पॉलिटिकल पार्टीज को अरेस्ट करते हैं, सिविलियन गवर्नमेंट्स को अरेस्ट करते हैं, पार्लियामेंटेरियंस को अरेस्ट करते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए लोगों को अरेस्ट नहीं करते। सो ये सारा का सारा खेल इस तरह से खेला जा रहा है। अब इसके अंदर कितने फौजी इन्वॉल्व होते हैं, कौन इन्वॉल्व होता है कौन नहीं, ये देखना पड़ेगा। सो ये जो कल DGISI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना, और उसने कहा था कि सारी फौज का मुत्तफिका फैसला है, ये सारी फौज का मुत्तफिका फैसला कभी भी नहीं होता। बहुत सारे ऐसे जनरल होते हैं जो डिसएग्री करते हैं, जो बाद में बोलते हैं, ड्यूरिंग द सर्विस वो नहीं बोलते क्योंकि उनको रिपरकशंस के खतरे होते हैं। बाद में जाकर वो खुलकर बोलते हैं और फिर पता चलता है कि सारे फौजी एक जगह पर नहीं खड़े थे, बहुत सारे ऐसे फौजी थे जो बहुत मुख्तलिफ राय रखते थे। सो ये जो बताया जाता है ना, आर्मी चीफ लेफ्ट देखेगा तो फौज भी लेफ्ट देखेगी, राइट देखेगा तो राइट देखेगी, ये सारा का सारा ड्रामा होता है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। थैंक यू वेरी मच।